हाय गाइस, वेलकम टू वन मोर वीडियो विद अस। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पार्ट को वाइंड अप कर लेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट को बनाने से पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट बना लिए, जिसमें जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आपको जो इन तीनों पार्ट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज आई बटन में ऊपर मिल रही होगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो सारे वीडियोज़ देख लीजिए, उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो पे आना, तो सारी चीज़ें आपको कंक्लूसिवली समझ में आ जाएंगी। अब हमारा जो डिस्कशन अभी का है इज गोइंग टू बी ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जब हमने बिजनेस देखा था तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके ब्रॉड डिविजन्स 2 तरीके से किए जा सकते हैं। ऑन वन साइड वी हैव इंडस्ट्री एंड ऑन द अदर साइड वी हैव कॉमर्स। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में एक फ्लो चार्ट के तरीके से समझी थी। अभी हमारी जो पूरी डिस्कशन है वो इंडस्ट्री के अराउंड होने वाली है। तो पहले इंडस्ट्री क्या होती है उसका एक मीनिंग समझ लेते हैं, right? So the meaning of industry has been defined as a process of converting raw material into finished goods by adding utility to satisfy human needs. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है दैट रॉ मटेरियल जो होता है वो नेचर में अवेलेबल होता है, लेकिन वो रॉ मटेरियल हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता नहीं रखता। जैसे कि अगर आपको फर्नीचर चाहिए और मैं आपके सामने वुड ला के रख दूँ, एक पेड़ काट के रख दूँ आपके सामने, तो क्या उससे आपकी नीड सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल नहीं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, उस ट्री को हमें प्लाईवुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस प्लाईवुड से हमें फर्नीचर बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी नीड सेटिस्फाई होगी। तो जो चीज़ें नेचर में जिस तरीके से अवेलेबल होती हैं वो उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपकी फाइनल नीड को सेटिस्फाई कर सके। सो व्हाट डू, वी क्रिएट समथिंग नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू उस पर्टिकुलर वुड को कन्वर्ट करेंगे इनटू दैट कमोडिटी और दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई योर नीड। अगर आप एग्जांपल्स भी देखोगे तो यहाँ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वुड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम रॉ कॉटन। आज वुड और कॉटन नेचर में अवेलेबल है, हमारे रॉ मटीरियल्स हैं, बट उनमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर एंड क्लॉथ, जो कि हमारी फाइनल ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो ये हुआ मीनिंग की बातें। अब मीनिंग के आगे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में कुछ चर्चा करनी है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास टोटल 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर एक डिटेल चर्चा करते हैं। पहला तो बोला हुआ है इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो बिजनेस का कोई सब डिविजन भी अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन जो ये काम है इट बेसिकली मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो जब हम ये वुड से फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और जब इस प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे किया जाता है, बड़े लेवल पे किया जाता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचर से रॉ मटेरियल उठा के हमने उन्हें रख दिया। जब हम लोग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसमें सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ होता है। सो वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग यहाँ पे नेचर के पास से रिसोर्स लेंगे, ह्यूमन लेबर अप्लाई करेंगे, उसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे इन द फॉर्म्स ऑफ मशीन, इन द फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह, और उसके बाद ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके हमारा फिनिश गुड जो है वो तैयार होता है, रेडी होता है, विच हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई फाइनल वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर। लास्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब हम ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं, हमारा मेन लॉजिक ये है दैट हमें किसी तरीके से फॉर्म यूटिलिटी ऐड करनी है जो कि फाइनल नीड्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्री के कवर हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ इंडस्ट्रीज को हम लोग ब्रॉडली 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, विच इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो आपके लिए समझना आसान होगा। टर्शरी के पर्सपेक्टिव से आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग फंडामेंटल इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो नेचर के द्वारा फ्री में प्रोवाइड किया गया गिफ्ट है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में लैंड के जो न्यूट्रिएंट्स है वो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। रेनफॉल गिरती है, सनलाइट गिरता है, ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं। तो इसके थ्रू जो है हम लोग एक आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग फिशरीज़ की बात करें, राइट, जिसको पीसी कल्चर भी बोलते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचर से एक रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो आप किसी भी नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड करके अगर कोई प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको मार्केट में सेल कर रहे हो, उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो वो सब कुछ प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। ये सबसे बेसिक लेवल की इंडस्ट्रीज होती है, इस वजह से इन्हें फंडामेंटल इंडस्ट्रीज भी बोला गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आप अपने एग्जाम पेपर के अंदर 2 या 3 एग्जाम्पल्स मैक्स टू मैक्स लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम होता है। व्हाट वी मीन टू से बाय दिस इज, जो हम लोगों के नेचुरल वेल्थ है, जो भी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट किया है, इसको हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कन्वर्ट करेंगे इनटू फिनिश्ड गुड्स। और ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग मशीन, कैपिटल, लेबर, ये सब कुछ जो है वो यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्लासीफाई होते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज आर टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्री को आपको समझना है एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री। तो जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इन सारे सर्विसेज की बात करते हैं तो ये प्राइमरीली टर्शरी के अंदर आते हैं। हाउएवर, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को ढंग से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि डेयरी दिया हुआ है, आपको जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह दिया हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, डेयरी जो है, अगर हम लोग यहाँ पे मिल्क से बटर या चीज़ बना रहे हैं तो मिल्क से बटर या चीज़ बनाना का जो प्रोसेस है वो सब कुछ सेकेंडरी में आएगा। हाउएवर, अगर आप उसमें से कुछ ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट या डिश या डेलिकेसी बनाते हो जो कि कस्टमर को एक रेस्टोरेंट में या कैफ़े में सर्व किया जाता है, तो वो रेस्टोरेंट या कैफ़े सर्विस में क्लासीफाई हो जाएगा। तो आपको समझना है क्वेश्चन की गहराई को, यहाँ पे किस चीज़ पे एम्फेसिस दिया गया है। क्या उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे बने बनाई चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो टर्शरी में आ सकता है। जैसे कि आज अगर सैंडविच बनाने की बात करते हैं तो सैंडविच में ब्रेड लगता है, चीज़ लगता है, बटर लगता है, वेजिटेबल्स वगैरह लगते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग एक्टिविटीज़ से है, जैसे ब्रेड, बटर, चीज़, ये सब कुछ फैक्ट्री में बनता है, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। वेजिटेबल्स जितने भी हमारे हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को साथ में लाना, उसको कंबाइन करके एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करना और कस्टमर को इसकी सर्विस प्रोवाइड करना, वो टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। आई होप मेरी इस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी मिल गई हो कि टर्शरी इंडस्ट्री को आपको किस नज़रिए से देखना है, कैसे समझना है और आंसर कैसे लिखना है। ओके, चलो नाउ बियॉन्ड इंडस्ट्री हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कॉमर्स का करने वाले हैं। नाउ कॉमर्स इज द सेकंड ब्रॉड कैटेगरी ऑफ बिजनेस अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, जिसके अंदर 2 चीज़ें आती है, विच इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब कॉमर्स के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में ज़्यादा चर्चा नहीं की है अपार्ट फ्रॉम द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम फटाफट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक अगेन कॉमन है, जैसे हमने इंडस्ट्री में बोला था, अगर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो बिजनेस के जो सब डिविजन्स हैं जो कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वो दोनों भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही होंगे। अब इसमें सेकंड पॉइंट बोला गया है कि कॉमर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ट्रेड होता है। सो ट्रेड एक छोटा कॉन्सेप्ट है, कॉमर्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ट्रेड कॉमर्स के अंडर आता है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तीसरा बोला है कि ऑक्सिलरी सर्विसेज, जो कि कॉमर्स का ही एक पार्ट है, ये भी कॉमर्स का एक हिस्सा है जो कि हम लोगों को बाकी सेक्टर्स को सर्विस देने में काफ़ी मदद करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो सर्विसेज हमारे हैं, इनके बिना प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बहुत स्मूथली अपने ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ में बोला है इट क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कैसे? बाय वेयर हाउसिंग। जब हम चीज़ों को स्टोर करते हैं तो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो जब चीज़ें बनती हैं और जब चीज़ें कस्टमर को चाहिए, उसमें अगर टाइम गैप है तो तब तक हमें गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है, और स्टोरेज या वेयर हाउसिंग एक पर्टिकुलर ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। सिमिलरली प्लेस यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में, उसका कंजम्पशन होता है कंज्यूमर के घर पे। तो फैक्ट्री से घर पे लाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो उससे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो टाइम यूटिलिटी या प्लेस यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही ऑक्सिलरी सर्विसेज का हिस्सा हैं जो कि कॉमर्स के सब डिवीजन में आते हैं। तो इस वजह से हमने ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ पॉइंट में बोला है ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस। अब डिमांड ओरिएंटेड सर्विस का बेसिक फंडा ये होता है
कि इन्हें इंडिपेंडेंटली ऑफर नहीं किया जा सकता। मैंने ऐसे कि इंडिपेंडेंटली ऑफर नहीं किया जा सकता मतलब अगर गुड्स ही नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन किसका करें, अगर स्टॉक ही रेडी नहीं है तो स्टोरेज किसका करें। तो जब हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के पास से डिमांड होगी तब जाके हमारे ऑक्सिलरी सर्विसेज को मार्केट मिलेगा। ठीक है, तो ये डिमांड ओरिएंटेड तो है लेकिन ये कंटिन्यूस बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं। आई होप ये 5th पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया हो। और लास्ट पॉइंट बोला है कि अगर ऑक्सिलरी सर्विसेज रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होंगे तो चीज़ों को हम लोग सस्ते दामों पे, फेयर प्राइसेस पे, रीजनेबल प्राइसेस पे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो आपने देखा है कि सारी चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का एफिशिएंट होना, कॉस्ट इफेक्टिव होना जनरल कस्टमर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, नाउ बियॉन्ड दिस वी आर गोइंग टू लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड, जहाँ पे हम लोग मीनिंग ऑफ ट्रेड समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड समझेंगे और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मीनिंग ऑफ ट्रेड में आ जाते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो बोला है ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन्स। अब यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हमारे हैं, पहला तो है इकोनॉमिक एक्सचेंज और दूसरा है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब ट्रेड इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप बिजनेस करते हो तब कोई ना कोई चीज़ बनाओ, आप बनी बनाई चीज़ को किसी से खरीद सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो और आगे सप्लाई कर सकते हो फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट। वही चीज़ ट्रेड में कवर हो जाती है। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स को एक साथ क्लब कर दिया है, सैंडविच बना के कंबाइन कर दिया है। मैंने लिखा हुआ है ट्रेड इज़ अ कंटिन्यूस लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंटिन्यूस इस वजह से क्योंकि एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई को हम लोग ट्रेड नहीं बोल सकते। जो भी एक्टिविटी ट्रेड में क्लासीफाई होती है वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करनी पड़ती है क्योंकि ये एक बिजनेस का हिस्सा है और रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शंस इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो अगर आप ट्रेड कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हो तो उसको हम लोग ट्रेड नहीं बोल सकते, वो सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा, लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आपको किसी भी तरीके का इमोरल या फिर इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है। तीसरा बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो भी आप ये एक्सचेंज कर रहे हो जो कि कंटिन्यूस है, जो लीगल है, उसके रिटर्न में आपको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए आप ये काम कर रहे हो। सो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कंटिन्यूस, लीगल, इकोनॉमिक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 2 पार्टीज विच आर एसेंशियल। जैसे कि कोई भी एक्सचेंज में देयर हैज टू बी अ बायर एंड अ सेलर, तो सेम तरीके से यहाँ पे भी 2 पार्टीज ट्रेड में होने चाहिए जिनके बीच में एक्सचेंज होना चाहिए। एक बंदा जो है वो गुड्स देगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करेगा और दूसरा बंदा जो है वो पैसा देगा। और यही चीज़ अपने नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में बताई गई है, विच इज एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ ट्रेड। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है वो जो अपना सेलर है वो बायर के नाम पे करता है। तो जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो जब आपके नाम का बिल बनता है तो बिल बनने के साथ टाइटल एंड पोजेशन, ये दोनों चीज़ें ट्रांसफर हो जाती है आपके हित में, राइट। तो जो सेलर है वो बायर के नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है बिल बना के। फिर इसके अगेंस्ट जो हमारा बायर होगा वो बायर पैसा देगा, प्रॉमिस टू पे करेगा या फिर बार्टर सिस्टम की तरह कोई प्रोडक्ट अपना एक्सचेंज में दे देगा। आइदर वेज किसी तरीके का कंपनसेशन, किसी तरीके का रिवॉर्ड, किसी तरीके का एक्सचेंज जो होना है वो ज़रूरी होता है। इट्स एन एसेंशियल एलिमेंट एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। एंड लास्टली, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे हो रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस का जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो मनी टर्म्स में निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुए हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड के 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल की अगर बात करें तो अगर इंडिया के अंदर हो रहा है, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया हो रहा है, तो उसको इंटरनल ट्रेड बोला जाता है। और अगर इंडिया से बाहर हो रहा है, विद आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री हो रहा है, तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोल देंगे। अब इन दोनों के भी सब डिविजन्स है। इंटरनल की बात करेंगे तो यहाँ पे होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आता है। अगर बल्क क्वांटिटी में डीलिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग होलसेल ट्रेड बोलेंगे। तो ये यूजुअली कौन होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। एक प्रोड्यूसर जो है उसके पास से होलसेलर जाके माल खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर माल खरीदता है और रिटेलर को जो है वो बल्क क्वांटिटी में सेल करता है। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस चीज़ें जा रही है, बल्क क्वांटिटी में जा रही है। ये 2 कीवर्ड्स अपने लिए ज़रूरी होंगे। देन रिटेल ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ये गुड्स सप्लाई होते हैं छोटे क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, ये चीज़ जो है वो रिटेलर परफॉर्म करता है, who purchases goods from the wholesaler and supplies it to the customer। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टाइप के ट्रेड, इंटरनल ट्रेड जो है वो समझ में आ रहे हो। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इंटरनेशनल ट्रेड के कैटेगरीज, जिसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट।
ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट काफ़ी आसान चीज़ें हैं। इम्पोर्ट का मीनिंग होता है कि हम लोग बाहर के देश से इंडिया में कोई चीज़ परचेज करके ला रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, इम्पोर्ट हमारे लिए खर्चा होता है, हम इम्पोर्ट को कम करना चाहते हैं सो दैट हमारे कंट्री में से पैसा बाहर कम जाए। एक्सपोर्ट हमारे लिए बेचना होता है, सेलिंग समथिंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। तो हम लोग जब स्पाइसेस हैं या एग्रीकल्चरल आउटपुट है बाहर के देशों में बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है, जिसके अगेंस्ट हमें पैसा रिसीव करने को मिलता है। ये हमारे कंट्री के लिए एक अच्छी बात है। एंड लास्टली री एक्सपोर्ट का बेसिक फंडा ये है कि हम किसी एक कंट्री से चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, बट ये इंपोर्ट की हुई चीज़ें इंडिया के अंदर यूज़ नहीं होंगी, इनके अंदर सिर्फ थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा पैकेजिंग होगा और हम लोग इसको वापस से एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इम्पोर्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सपोर्ट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। तो इसी के साथ ट्रेड वाला जो पोर्शन है वो भी कवर होता है। अब एक छोटा सा डिफरेंस हमारे लिए बचा हुआ है, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी एक 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मैंने एक्जैक्टली टेक्स्ट बुक के जो वर्ड्स हैं, लैंग्वेज है, वो मैंने यहाँ पे रख दी है, जिसकी चर्चा भी अपन करेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, पहले तो मीनिंग पे आ जाता है। मीनिंग में लिखा हुआ है ट्रेड में एसेंशियली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जबकि कॉमर्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज दोनों कवर हो जाते हैं। तो ट्रेड में एक छोटा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक्सचेंज की बात हो रही है। कॉमर्स में ट्रेड भी आ जाता है और सर्विसेज भी आ जाती है। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं मीनिंग से ही निकल के आता है। ट्रेड का जो स्कोप होता है, जो डेफिनेशन है, वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी नैरो है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सचेंज की बात हो रही है। हावेवर जब कॉमर्स की बात करते हैं तो इसका स्कोप काफ़ी वाइडर है, क्योंकि कॉमर्स में ट्रेड अपने आप एक पार्ट बन जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रेड वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी कवरिंग व्हाट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और सर्विसेज। लास्ट पार्ट जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। चलो, यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस जो हमारा है वो बोला है पार्टीज इन्वॉल्व। ट्रेड में बोला है बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी में हो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या, नज़दीक होना, एक दूसरे को जानना पहचानना। अब प्रॉक्सिमिटी इंटरनेशनल ट्रेड में तो नहीं होती, लेकिन प्रॉक्सिमिटी बनाई जा सकती है थ्रू कम्युनिकेशन। आज जब भी आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करते वक्त बायर एंड सेलर एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और तभी जाके जो है ये काम फुलफिल हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है। राइट, जब बायर एंड सेलर एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, डील फाइनलाइज करेंगे, तो दोनों का एक दूसरे को जानना, पहचानना और नेगोशिएट करना ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से ट्रेड में बोला है दैट बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर नोन टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, जबकि कॉमर्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बोला है कि बोथ द पार्टीज मे बी एट डिस्टेंट प्लेसेस। मे बी का मतलब क्या है, हो सकता है, पॉसिबल है, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेड भी एक कॉमर्स का पार्ट है। तो ये पास में भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। जब हम सर्विसेज वगैरह की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज जो है, जो बेनिफिशियरीज हैं, वो एक ही जगह पे हो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट बायर एंड सेलर दोनों जो है वो अलग अलग जगह पे हो, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है आपको? और दूसरी बात ये है कि वो दोनों पार्टीज एक दूसरे से अनजान भी हो सकते हैं। अब जैसे कि जब हम लोग बैंकिंग की बात करते हैं या इंश्योरेंस की बात करते हैं, कि आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी को अपने हर एक पॉलिसी होल्डर के बारे में पता होता है? या जो भी बैंक होता है, वो बैंकर जो मेन बिजनेस जिसने एस्टैब्लिश किया है, वो एमडी या सीईओ हर एक कस्टमर को पहचानते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बट फिर भी उनको सर्विसेज ऑफर की जाती है। जब आप एक कैफ़े में जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि ओनर जो है वो आपको जाने पहचाने, लेकिन फिर भी आपको उसकी सर्विस जो है वो मिल जाती है। राइट, सो कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज अलग अलग जगह के हो सकते हैं, एक दूसरे से अनजान हो सकते हैं, बट फिर भी ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती है। ओके, आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। डिफरेंस को अच्छे से याद करना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है और पेपर में बिना किसी टेंशन के अच्छे से लिख के आना है। इसके साथ अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेशन में कोई भी और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि हम इस चैप्टर के करस्पॉन्डेंस में और क्या ऐड कर सकते हैं, या आप क्या चाहते हो हम इसमें डिस्कस करें। अगर कोई एक्सरसाइज के पीछे कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी आप कॉमेंट्स में बताएं, तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके अलावा जो भी आपका फीडबैक रहता है आप हमें प्लीज़ बताइए कीजिए, बिकॉज इफ़ यू डोंट कम्युनिकेट विद अस वी विल नेवर नो इफ व्हाट वी आर डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग। तो वी नीड दैट कॉन्वर्जेशन टू कीप ऑन हैपनिंग, ताकि हमारे लिए ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी अच्छा एंड स्मूथ बने और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, सो दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम मी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके बाद हम लोग कोई और टॉपिक कवर करेंगे, हो सकता है शायद वो कोई और सब्जेक्ट भी हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, माय नेम इज़ रिधेश।
थैंक यू फॉर वॉचिंग नाटकर्णी अकेडमी एंड ऑल द अमेजिंग कॉन्टेंट दैट वी आर क्रिएटिंग। हम लोग और भी बढ़िया कॉन्टेंट आपके लिए बनाते रहेंगे।